तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम गाओ को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही मज़े से एलेक्सर कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग भी अपनी कल्टीवेशन में बिजी था। वह बता रहा था कि हमने टैलिस्मान सेल करके जितने भी पैसे कमाए थे उन सभी से कल्टीवेशन के रिसोर्सेज परचेज किए, जिसके चलते हम काफ़ी तेज़ी के साथ कल्टीवेशन कर रहे हैं। बस कुछ ही दिनों में हम तीनों ची रिफाइनिंग की थर्ड लेवल पर पहुँच चुके। साथ ही यहाँ पर जियांग ने गाओ को काफ़ी फनी अंदाज में हरा दिया था। उनका मुकाबला देखते साथ ही लियोजिंग और एल्डर शाह की हंसी छूट गई। लेकिन इसी टाइम जियांग को फील हुआ कि वो अपनी डिवाइन एबिलिटी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर जियांग के रास्ते में कोई मुसीबत आई तो वह एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही मुश्किल वक्त में डिवाइन एबिलिटी ने हमेशा उसकी मदद की थी, जिसके चलते जियांग एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई। जियांग बताता है कि टूशी कोर्टयार्ड में हर रोज़ न जाने कितने सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को मारा जाता, जिसके चलते यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट का ओरा गैदर हो गया। साथ ही यहाँ की बदबू भी तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो जियांग ने उस जगह को क्लीन करना शुरू कर दिया। उसने फील किया था कि क्योंकि यहाँ के ग्राउंड को दोबारा से रिबिल्ड करेगा और यह अच्छा काम करने से चांसेस थे कि उसके मेरिट भी उसे थोड़ी और ज़्यादा हासिल हो। वो माउंटेन से काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें लाकर उन्हें फोर्ज कर रहा था, जिससे उससे फिजिकल ट्रेनिंग में भी हेल्प हो गई। इस हार्डवर्क से उसकी बॉडी टेम्पर हुई, हार्ट रिफाइंड हुआ और ची पावर नर्चर हो गई। साथ ही इन्होंने फैसला लिया था कि न ही ये अपनी कल्टीवेशन को डिले करेंगे और न ही स्पिरिचुअल स्टोन्स की कमाई में कोई रोक लगाएंगे। तो इन्होंने दोबारा से टैलिस्मान सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी मदद से ये कई सारे पिल्स परचेज कर पाते। और इसी तरह से जियांग और लियो जिंग को इस सेक्ट में आकर 2 साल कंप्लीट हो गए। इन तीनों में ही लियोजिंग के पास सबसे स्पिरिचुअल रूट्स थे, सबसे स्पेशल, जिसके चलते सबसे पहला उसी ने ची रिफाइनिंग की चौथी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। साथ ही यांग ने भी अपनी डिवाइन एबिलिटी की मदद से चौथी लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके चलते ये लोग दोबारा सेलिब्रेट करने पहुंच जाते। गाओपिंग इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए कहता है कि जल्दी से कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करो, उसके बाद तुम लोग स्पेल्स और टेक्निक्स को भी सीख पाओगे। इतना ही नहीं, वो दोनों से उनके आगे के प्लान के बारे में पूछने लगा, जिस पर लियोजिंग कह रही थी कि हम तीनों एक साथ कल्टीवेशन करते हुए तो मज़ा आता है, तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। हालांकि जियांग का मकसद कुछ अलग था। वो जल्द से जल्द टिंगसी माउंटेन पर जाना चाहता था, लेकिन वह अपनी इस प्लान के बारे में अपने दोस्तों को कुछ नहीं बताता। अब इसे यहीं पर कट होकर हम एंसेस्टर सी को देख पाते, जिसके पास इमोर्टल जू एक टैलिस्मान लेकर पहुंच चुकी थी। उन्होंने बताया कि अब जियांग कल्टीवेशन की सेकंड लेवल पर था, तब उसने इस टैलिस्मान को फौज किया था, मगर अब कुछ ही महीनों के अंदर वो चौथे लेवल पर पहुंच चुका है। जियांग इस प्रोग्रेस के बारे में सुनकर एंसेस्टर सी भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कहने लगा कि आफ्टर ऑल वो बच्चे मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका स्पेशल होना तो बनता ही था। खैर, अब उन दोनों को कोंगयुआन पीक पर बुलाने का वक्त आ चुका है। ये सुनते साथ ही मोटर जो थोड़ी सी हेजिटेट हो गई, लेकिन उसे तो बस अपने सीनियर का ऑर्डर फॉलो करना था। और उतने में एंसेस्टर उसे होल्ड करते हुए कहने लगा कि 100 सालों पुराना प्लान है और इसकी जिम्मेदारी मैं तुम पर सौंप रहा हूँ, तो याद रखना इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम देख पाते कि एंसेस्टर का फॉर्म पूरी तरह से बदल गया। सो गाइस, यहाँ पर कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है, लेकिन इसके बारे में हमें जरा भी नहीं बताया गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम जियांग और लियोजिंग को देख पाते हैं, जो कि साफ सफाई करने में बिजी थे। वहीं पर गाओपिंग मज़े से टाइम पास कर रहा था कि उतने में एल्डर शाह वहां पर पहुंच जाती है। गाँव उन्हें देखते साथ ही बताने लगा कि आज तो कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट डिलीवर नहीं किया गया, जिस पर एल्डर शाह बताने लगा कि तुम तीनों के लिए खुशखबरी है, तुम तीनों को इनर डिसाइपल बनाने का फैसला किया गया, चलो जल्द से जल्द अपना सामान बांधो। अब ये सुनते साथ ही लियोजिंग और गाओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, मगर जियांग के दिल में सवाल था कि इन लोगों ने ही जानबूझकर हमें टूसी कोर्टयार्ड में डिमोट किया था और अब अचानक सीनियर डिसाइपल बनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रीज़न होगा। और अब एक फ्लाइंग कैरेज के जरिए लियोजिंग और जियांग को सेक्ट की तरफ ले जाया जाने लगा। या गाओपिंग उनके साथ नहीं था, उसे तो जियांग माउंटेन भेज दिया गया, जहां पर वह एक एल्डर का डायरेक्ट डिसाइपल बनेगा। और इसी बात से लियोजिंग थोड़ी सी नाराज थी। जियांग उसे समझाने लगा कि तुम सीनियर गाओ की फिक्र मत करो, हम तीनों स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के डिसाइपल हैं, तो हमारे अक्सर ही सीनियर गाओ के साथ मुलाकात होती रहेगी। इन दोनों को वहां पर उतार दिया गया, जहां पर लियांग बता रही थी कि थोड़ी देर में सीनियर जू तुमसे मिलने आएगी, तो एंसेस्टर के पास ले जाएगी। तो एंसेस्टर के सामने काफ़ी अच्छे से बर्ताव करना। ये दोनों भी तुरंत उसका शुक्रिया अदा करने लगे और अब सीनियर लियांग अपनी फ्लाइंग शिप से वहां से रवाना हो गई। यहाँ पर जियांग ने नोटिस किया कि ये पीक तो काफ़ी जगह शांत है
दो तीन डिसेबल्स के अलावा कोई और बंदा नहीं नजर नहीं आया। साथ ही इन दोनों बंदों की कल्टिवेशन को भी समझ चुका था। दरअसल ये दोनों भी ची रिफाइनिंग की लेट स्टेज पर पहुंच चुके थे। अब उनमें से एक बंदा तुरंत इन दोनों से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो जियांग ने फटाफट से इन दोनों के नाम बता दिए। वो बंदा कह रहा था कि तुम दोनों ची रिफाइनिंग की चौथी लेवल को अचीव कर पाए, मगर तो फिर भी तुम्हें कोंगयान पीक में एडमिशन मिल गई, और ये तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस पर दूसरा बंदा कहने लगा कि भाई ये दोनों लोग लिए फैमिली के मेंबर्स हैं, इनके लिए तो किसी भी रूल को ब्रेक किया जा सकता है। खैर यहाँ पर इन दोनों बंदों ने जानबूझकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, और उनकी ओर देखते साथ ही रियोजिन कहने लगा कि उनके पास तो लाइटनिंग टाइप के स्पिरिचुअल रूट हैं। और तभी वो बंदे कहने लगे कि क्यों ना एक मुकाबला हो जाए, एक अच्छी सी फाइट के बाद तुम दोनों हमारी पावर्स को अच्छे से समझ पाओगे। सो अब इन चारों में फाइटिंग का माहौल बन चुका था, लेकिन उतने में इमोर्टल जो वहाँ पर पहुँच गई। अब उसे देखते साथ ही वह दोनों बंदे तुरंत शांत हो गए। इमोर्टल जो कहने लगे कि चलो एंसेस्टर ने तुम्हें मिलने बुलाया है। सो अब ये चारों भी इमोर्टल जो के साथ एक हॉल में पहुँच गए, जहाँ के तख्त पर एंसेस्टर सी बैठे हुए थे। इन सभी ने वहाँ के साथ ही एंसेस्टर को ग्रीट किया, और उतने में एंसेस्टर अपने तख्त से उठ जाता है। उसके ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी प्रेजेंस को महसूस करते साथ जियांग दिल दिल में सोचने लगा कि यह गोल्डन कोर के मास्टर की पावर है जो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहा है। वह एंसेस्टर इन सभी से कहने लगा कि तुमने कोंगयान पीक के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स सुने होंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि मैंने अपने डिसाइपल्स की जान बिल्कुल परवाह नहीं की और उन्हें सीधे मौत के मुंह में भेज दिया, जिसके चलते हमारी कोंगयान पीक के ऑलमोस्ट सारे डिसाइपल वाइप आउट हो गए। अब ये सुनते साथ ही लियोजिंग और जियांग थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। साथ ही एंसेस्टर बता रहा था कि यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं कि अब पूरी लाइफ स्पैम ख़त्म होने की कगार पर है। मैं जल्दी मर जाऊंगा, और इसी वजह से हमारे कोंगयान पीक को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। हमें एक अनाथ बच्चे जैसा ट्रीट किया जाता। 4 सालों पहले ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर किसी ने हमला किया था, जिसके चलते ब्लैक ड्रैगन सेक्ट का इतना नुकसान हुआ कि अभी तक उसमें से वो वह उभर नहीं पाया। और तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि हाँ, मैंने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट की कैलेमिटी के बारे में सुना है। उनके टोटल 17 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले कल्टिवेटर मारे गए, साथ ही साथ उनका गोल्डन कोर वाले मास्टर भी बुरी तरह से घायल हो चुका, और इसी वजह से ब्लैक ड्रैगन सेक्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया। जिस पर एंसेस्टर कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, और उन्हें कमज़ोर बनाने वाला और कोई नहीं, मेरा ही कोंगयान पीक था। और इतना कहते साथ ही मास्टर ने वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके चलते चारों बंदों को एक विजन दिखाई देता है, जहाँ पर एंसेस्टर सी बताने लगा कि मैंने ही हमारी कोंगयान माउंटेन के डिसाइपल्स को ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर अटैक करने भेजा था। हमारे डिसाइपल्स ने उनके न जाने कितने ही सारे टैलेंटेड जीनियस को ख़त्म कर दिया, लेकिन उनका ख़त्म करते वक्त हमारे भी सारे डिसाइपल्स मारे गए। अकेला ही वहाँ से जिंदा वापस मैं आ पाया, और यह हमारे एक सीक्रेट मिशन था ब्लैक ड्रैगन सेक्ट को, जो अभी भी नहीं पता कि उन पर अटैक किसने किया था। लेकिन हमारे सेक्ट में कुछ ऐसे गिने चुने लोग हैं जिनको इस बैटल के बारे में पता था। और उतने में एक डिसाइपल काफ़ी शौक होकर एंसेस्टर से कहने लगा, ब्लैक ड्रैगन सेक्ट तो हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का दोस्त है, तो फिर आपने उन पर हमला क्यों किया। जिस पर एंसेस्टर बताने लगा कि मेरी कोंगयान पीक ने हमेशा एक सीक्रेट मिशन पर ध्यान दिया। हमारा काम स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को दोबारा से रिवाइव करना था, और अब यही इंपॉर्टेंट मिशन मैं तुम चारों को सौंपने वाला हूँ। 500 साल पहले 3 रियान ग्लेज एसपी बटरफ्लाई स्लैम्बर में जा चुकी, जिसके चलते वो पूरी तरह से एक स्टोन में बदल चुकी। अगर हमारे सेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर न जाने कितने सारे पावरफुल स्पिरिचुअल बटरफ्लाई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी। हमारे पास अब टोटल 7 लीनेजेस थे, लेकिन अब उनमें से घटकर 3 ही बाकी रह गए हैं। कुछ सालों के अंदर ही वो तीनों भी खत्म होकर 7 बटरफ्लाई पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगी, और वही दिन हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के बर्बादी का दिन साबित होगा। दूसरे सेक्ट हमें हराकर हम पर कब्जा कर लेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरा सेक्ट बर्बाद हो। इसी वजह से मैंने न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स की स्टडी की, और उसी से पता चला कि हमारा स्पिरिचुअल बटरफ्लाई सेक्ट काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट सेक्ट है। 10,000 साल पहले हमारा यहाँ पर माइरियड बीस्ट इन्फॉर्मेशन सेक्ट हुआ करता था। उसके पास बहुत ही स्पेशल ड्रैगन की ब्लड लाइन थी, तो उस सेक्ट के फाउंडर ने अपने ड्रैगन के ब्लड लाइन को 7 ग्रेट स्पिरिट बटरफ्लाई के साथ फ्यूज किया, और इसी फ्यूजन से उस फाउंडर ने बहुत ही स्पेशल कल्टीवेशन मेथड को ईजाद किया था, और उसी दिन हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट का भी जन्म हुआ।
तो अगर हमारी ओरिजिन की बात की जाए तो इसमें बटरफ्लाई नहीं बल्कि ड्रैगन का भी हिस्सा है। आफ्टर ऑल स्पिरिट बटरफ्लाई और ड्रैगन के फ्यूजन होने के बाद ही हमारे सेक्ट का जन्म हुआ। वो अगर हमें सेक्शन को बचाना है तो हमें ड्रैगन बॉडी की जरूरत पड़ेगी। अब ये सुनते साथ ही दूसरा बंदा कहने लगा कि शायद इसी वजह से अपने ब्लैक ड्रैगन सेक्ट पर सीक्रेटली अटैक किया, जिस पर एंसेस्टर कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल उन पर अटैक करने का बस यही रीज़न था। दरअसल हम ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के ड्रैगन बॉडी इनहेरिटेंस मेथड को हासिल करना चाहते हैं। हम ड्रैगन बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और इसके लिए हमें ड्रैगन बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी ड्रैगन बॉडी के पास ट्रू ड्रैगन्स की पावर्स भी होंगी और साथ ही साथ स्पिरिट बटरफ्लाई की मूवमेंट भी। जब वे दोनों टेक्निक आपस में मर्ज हो जाएं तो फिर उस बंदे को कोई भी नहीं रोक सकता। जैसे 1000 साल पहले इसी मेथड का यूज़ करके मायरियाड बीस्ट इनकार्नेशन सेक्ट ने किया था। ये उनकी 7 सुप्रीम आर्ट्स में से एक है। यह कहा जाता है कि बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। इस मेथड का नाम सुनते साथ ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। इन्होंने आज तक कभी ऐसी टेक्निक के बारे में नहीं सुना था। उतने में एंसेस्टर बताने लगे कि अगर कोई बंदा बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को मास्टर कर ले तो उससे वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। फिर वह मेरी स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट को बचा सकता है। हमारा सेक्ट वैनिश होने के बजाय और भी तरक्की करेगा। हमारे जितना पावरफुल फिर इस पूरी दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। वैसे तो इस दुनिया में टोटल 108 अपर सेक्ट हैं, लेकिन फिर हमारा सेक्ट उन सभी को पीछे छोड़कर टॉप रैंकिंग हासिल कर सकता। हमारी लेगेसी को हजारों सालों तक पास किया जाएगा। फिलहाल हमें जो सेक्ट कमज़ोर समझते हैं उनके मुंह पर ताले लग जाएंगे। अगर सच बताओ तो तुम चारों ही हमारे सेक्ट के लिए एक नई उम्मीद हो। अगर बाकी के डिसाइपल से कंपेयर किया जाए तो तुम चारों की प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा रैपिड थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम चारों में से कोई ना कोई ब्लैक ड्रैगन बॉडी को कल्टीवेट कर ही लेगा। तुम चारों में से जो भी इससे सक्सेसफुल हुआ वह मेरे इनहेरिटेंस मिल जाएगी। सिर्फ मेरी लेगेसी नहीं बल्कि वो कोंगयान पीक का नया मास्टर बनेगा। इसके बावजूद स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट भी उस बंदे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि वह हमारे सेक्शन को ग्लोरियस बनाने वाला है। मैंने तो हमारे सेक्ट लीडर और सुप्रीम लीडर से भी बात की थी। उन्होंने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जो भी ब्लैक ड्रैगन बॉडी को अवेकन कर पाएगा वही हमारे सेक्ट का अगला मास्टर बनेगा। ये सुनते साथ ही लियाओजिंग और वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन जियांग को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी महसूस हो रही थी। जहाँ तक वो जानता है ब्लैक ड्रैगन एक ईवल सेक्ट था। दोनों के मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी बंदा ईवल बन सकता था। और उतने में इमोर्टल जो ने ब्लैक ड्रैगन को ब्लड बाहर निकाल लिया। वो उन चारों को बता रहे थे कि यह ब्लैक ड्रैगन सेक्ट के इनहेरिटेंस का फाउंडेशन है। ट्रेजर हासिल करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था। इसी को हासिल करने के लिए हमारे कोंगयान पीक ने न जाने कितने डिसाइपल्स ने अपनी जान गंवा दी। तो हम नहीं चाहते कि हमारे डिसाइपल्स की कुर्बानी। हम जल्द से जल्द इस ट्रेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उतने में एंसेस्टर बताने लगा कि दरअसल मैं खुद ही बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा और न ही मैं पहले जैसा पावरफुल हूँ। आने वाले सालों में ही मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन मरने से पहले तुम सभी के लिए रास्ता बनाना चाहता हूँ कि मौत के बाद भी मुझे यह मलाल न रहे कि मैंने अपने सेक्ट को बचाने की कोशिश नहीं की। तुम चारों के पास सेक्ट के फ्यूचर को कंट्रोल करने का चांस है। बताओ कि तुम चारों में से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार कौन होगा। अगर तुमने हाँ बोला तो तुम स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के रिवाइवल बनोगे। तो ये सुनते साथ इन सभी ने ही मास्टर के सामने ग्रिट किया। ये लोग कह रहे थे कि हाँ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं, मगर जियांग एंसेस्टर से माफी मांगते हुए कहने लगा कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा सकता। मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस ग्रेट मिशन को अंजाम दे पाऊँ। अब ये सुनते साथ ही एंसेस्टर के साथ ही मोटर जो भी थोड़ी सी हैरान हो गई। इधर लियाओजिंग भी जियांग से पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी और वो दूसरा बंदा कहने लगा कि जियांग तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। इसके सामने एक सुपीरियर कल्टिवेशन मेथड को अचीव करने का मौका था, लेकिन फिर भी इसने मना कर दिया। ऐसे लोग सेक्शन के लिए कभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते। मगर एंसेस्टर इसके लिए राजी हो गया और कह रहा था कि इस दुनिया में हर एक कल्टीवेटर अपने आप खुद को जानता है। अगर जियांग उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता तो कोई बात नहीं, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अभी ये सुनते साथ ही जियांग तुरंत एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगा और उतने में मोटर जू ने ड्रैगन ब्लड को उन तीनों की बॉडी में ऐड कर दिया, जिसके चलते इनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब ये देखते साथ ही जियांग को याद आया कि लियोमिंग को भी ऐसी एनर्जी ने पोजेस किया था, जिसके चलते वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जियांग की डिवाइन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई, लेकिन इस एबिलिटी को कोई और नहीं देख पाता। यहाँ पर जियांग एंसेस्टर के अंदर एक बहुत ही भयानक बुढ़ा नजर आ रहा था, जिसे देखते साथ एक सेकंड के लिए वह थोड़ा सा पैनिक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी डिवाइन एबिलिटी
उसे कौन सा विजन दिखाना चाहती है। वहाँ पर इमोर्टल जू कहने लगे कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना। ये तीनों भी उनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गए। मगर जियांग तो अभी भी काफ़ी कंफ्यूज था, उसे यह समझ नहीं आता कि एंसेस्टर की बॉडी में दूसरा बंदा है कौन। अब ये तीनों बंदे जैसे ही वहाँ से टेलीपोर्ट हुए, इमोर्टल जू जियांग को आवाज़ देती है और उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जियांग को ज़बरदस्ती अपनी तरफ पुल कर लिया और फिर उसके अंदर भी ब्लैक ड्रैगन के ब्लड को फोर्सफुली डाल दिया, जिसके चलते जियांग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वही पर एंसेस्टर उससे कहने लगा कि तुम मेरे लिए फैमिली के मेंबर हो, तो तुम्हें हमेशा फैमिली की भलाई के बारे में काम करना चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्पिरिट बटरफ्लाई इंसेक्ट को बचाना चाहिए? अब जियांग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक ड्रैगन का ब्लड उसके अंदर जा चुका था। चाहे वो उसे रोकने की कोशिश कितनी भी कर ले, लेकिन ब्लैक ड्रैगन के इविल पावर उसके बॉडी पर कब्जा कर ही लेगी। वो खुद भी एंसेस्टर से पंगा नहीं लेना चाहता था और उससे मुसीबत नहीं लेना चाहता था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।